हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दो और टर्म पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले हम लोग नॉर्मलिटी का डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, it is the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution। ठीक है, तो जैसे मोलैरिटी में हम लोग देखते थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, और उसी को हम लोग कहते थे मोलैरिटी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ मोल को रिप्लेस करके टर्म यूज़ किया गया है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय n। अब ये n क्या है? n को हम लोग वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो सपोज अगर हमारे पास कोई एसिड है और उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एसिड में वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है कि उस एसिड से कितना H प्लस आयन निकल रहा है। ठीक है, अगर उस एसिड से एक H प्लस आयन निकल रहा है तो उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। अगर एसिड से 2 H प्लस आयन निकल रहा है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। 3 निकलेगा तो 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास HCl। ठीक है, HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, एक बॉन्ड से। तो ये जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि क्लोरीन का स्ट्रेंथ हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन से इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस एसिड से एक H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस एसिड में एक हाइड्रोजन है तो एक ही H प्लस आयन निकलेगा। ठीक है, तो इस एसिड का वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। ऐसे ही यहाँ पे H2S है। ठीक है, तो यहाँ जो सल्फ़र है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सल्फ़र के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो ये सल्फ़र 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो ये क्या करेगा? सल्फर दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से इस एसिड में 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से तो ये सल्फर दोनों हाइड्रोजन से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर H प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस एसिड से कितना H प्लस आयन रिलीज होगा? 2। क्यों? क्योंकि इस एसिड में 2 हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम इससे 2 H प्लस आयन रिलीज होगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। तो ये तो हो गया नॉर्मल एसिड, जिससे हम लोग बहुत इजीली वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई एसिड है और उस एसिड में ऑक्सीजन है तो उसका वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास ये कोई एसिड है H2SO4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है
तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो ये सल्फ़र है, ये इसको हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं, और ये सल्फ़र 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप से। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब जिसमें OH ग्रुप है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में अटैच्ड है। तो यहाँ पे कितना OH ग्रुप है, 2। तो जब कभी सेंट्रल एटम एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड हो और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड हो, तो वैसे एसिड को हम लोग ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो इस तरीके के एसिड को हम लोग ऑक्सो एसिड कहते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच्ड हो और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल एटम है, ये 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच्ड है और 2 OH ग्रुप से, ठीक है। और ऑक्सो एसिड होने के लिए एक होना पड़ता है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना OH ग्रुप है हमारे पास। तो जितना OH ग्रुप होगा, ठीक है, उतना ही हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, ठीक है, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और H+ आयन रिलीज करेगा। सेम इस साइड भी ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, और H+ आयन रिलीज करेगा। तो कितना H+ आयन निकलेगा H2SO4 से? 2। तो यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को ऑक्सो एसिड का अगर निकालना हो वैलेंसी फैक्टर, तो हम लोग ये देखेंगे कि कितना हमारे पास OH ग्रुप है। जितना OH ग्रुप होगा, हम लोग बिना बॉन्ड ब्रेक किए या कुछ दिमाग लगाए लिख सकते हैं कि उसका वैलेंसी फैक्टर अगर 2 है OH ग्रुप तो 2 होगा, 3 है OH ग्रुप तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, ठीक है। तो जब हम लोग को वैलेंसी फैक्टर पता चल गया, तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। तो अगर हम लोग को इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 का, तो उसके मॉलिक्यूलर मास से हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके मॉलिक्यूलर मास को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है H3PO4, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेंट्रल एटम क्या है? P, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। P एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच्ड है और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो इसमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्सो एसिड भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, जब हमारे पास अगर ऑक्सो एसिड है और उसमें जितना OH ग्रुप है, हम लोग क्या करते हैं, उसी को उसका वैलेंसी फैक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना OH ग्रुप है? 3। तो इसका कितना वैलेंसी फैक्टर हो गया? 3, ठीक है। तो अगर हम लोग को वैलेंसी फैक्टर पता चल गया, तो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो H3PO4 हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो भी आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट मास होगा। तो अब थर्ड एसिड है H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसमें P एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 2
OH ग्रुप से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से। ठीक है, ऑक्सो एसिड होने के लिए एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए और एक OH ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड में हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए देखते हैं कि कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 लिखेंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से H+ रिलीज नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों से H+ रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो उसके पास इतना स्ट्रेंथ है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले ले और इस पे एक प्लस चार्ज आ जाए। ठीक है, और ये H+ के फॉर्म में निकल जाए। सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लग सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। तो हम लोग एसिड में वैलेंसी फैक्टर कहते हैं कि एसिड से जितना भी H+ आयन रिलीज हो उसी को हम लोग उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो अगर तो सिंपली ऑक्सो एसिड में वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, हम लोग ये देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग को वैलेंसी फैक्टर पता है तो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2। तो हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास। अब 4th है हमारे पास H3PO2। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, इसमें फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एक OH ग्रुप से अटैच है और इसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ इतना देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोग क्या ले लेंगे, 1। इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका। अब हम लोग बेस का एसिड फैक्टर कैसे निकाले वो देखेंगे। तो बेस में वैलेंसी फैक्टर होता है, जैसे एसिड में जितना H+ आयन रिलीज होता है उसको हम लोग एसिड का वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो बेस में जितना OH ग्रुप निकलेगा, OH- आयन निकलेगा, उसी को हम लोग बेस का वैलेंसी फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो बेस में एसिड के जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना होता है, हम लोग फॉर्मूला देखकर बता सकते हैं कि कितना OH- आयन बेस से निकलेगा। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल है CaOH2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 OH ग्रुप है यहाँ पे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर इससे 2 OH- निकल सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। अगर वैलेंसी फैक्टर पता है तो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर है 2। और दूसरा है हमारे पास बेस AlOH3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 OH ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, तो जितना बेस में जितना OH ग्रुप होगा हम लोग उसको वैलेंसी फैक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास NaOH है
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारे पास है OH ग्रुप, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर मास को हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई एसिड नहीं है, बेस नहीं है, एक नॉर्मल एटम है और उसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो वहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा उसका वैलेंसी, ठीक है। तो जैसे यहाँ सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। कैल्शियम का 2 होता है तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 3 होता है तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 2 होता है वैलेंसी, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एटम का वैलेंसी फैक्टर निकालना बहुत ईजी है। वैसे अगर अभी हम लोग एसिड, बेस और एटम का वैलेंसी फैक्टर निकालना तो सीख लिए। अब देखते हैं सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है। तो सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर मतलब कि सॉल्ट से कितना चार्ज रिलीज हो रहा है, ठीक है, कितना पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है या कितना नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, ठीक है, कितना कटायन निकल रहा है या कितना अनायन रिलीज हो रहा है, उसी को हम लोग सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो सपोज सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें जितना कटायन होगा उतना ही अनायन होगा, ठीक है। तो अब कुछ भी निकालिए दोनों बराबर ही होगा। तो सपोज हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कितना कटायन निकलता है, ठीक है। तो ये Na2CO3 ये एक सॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 Na ग्रुप है, ठीक है, और तो यहाँ पे 2 Na है, तो Na तो हमारे पास 2 कटायन हो सकता है, ठीक है। दो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है 2, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो Na2CO3 के मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा सॉल्ट है NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्लोरीन Cl- देता है और Na के ऊपर प्लस चार्ज इसलिए लगता है क्योंकि Na जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब कि Na जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता ज़्यादा होता है और क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है। तो Na यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर एक प्लस चार्ज लगा सकता है और क्लोरीन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऊपर एक Cl- चार्ज ले सकता है, ठीक है। तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि कितना कटायन रिलीज हो रहा है या कितना अनायन। सॉल्ट में जितना कटायन रिलीज होगा उतना ही अनायन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक Na+ आ रहा है तो यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, NaCl के मॉलिक्यूलर वेट को या मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड कर देंगे। वैसे आउटर मोस्ट सेल में, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 3 रिलीज कर सकता है, 3 दे सकता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाएगा, कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3। तो इसके हेल्प से हम लोग इक्विवेलेंट मास या वेट निकाल सकते हैं। सेम अब यहाँ हमारे पास Al2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ एक एल्यूमिनियम के जो है 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था और यहाँ हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है तो कितना इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता हो गया, एक एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा और 3 प्लस चार्ज ले लेगा, ठीक है। तो 2 एल्यूमिनियम क्या करेगा,
6 इलेक्ट्रॉन देगा और 6 प्लस चार्ज हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम पे +3 और एक एल्यूमिनियम पे +3। ठीक है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर एक एल्यूमिनियम और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो टोटल एल्यूमिनियम के ऊपर +6 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 6। ठीक है, तो यहाँ हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा इसका, उसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे MgSO4, ठीक है, हम लोग जानते हैं Mg के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर 2 प्लस चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो जितना ये प्लस चार्ज लेगा उतना ही हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, और इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या देखे थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो हम लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालना जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोगों को इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। जब इक्विवेलेंट मास अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा तो इसके हेल्प से हम लोग नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 हैविंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लोग को नॉर्मेलिटी निकालना है तो पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। उसके हेल्प से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसके हेल्प से फिर हम लोग नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय n। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एसिड क्या है, H2SO4। तो H2SO4 में यहाँ हमारे पास एसिड में ऑक्सीजन भी है। तो जब एसिड में ऑक्सीजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कुछ H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। ठीक है, जिसमें हमारा सल्फर सेंट्रल एटम है और ये जो सेंट्रल एटम है 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पे जितना हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा हमारा वैलेंसी फैक्टर भी उतना ही होगा, 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा H2SO4 का, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरा एलिमेंट है सल्फर। सल्फर का हमारा एटॉमिक मास होता है 32। तो यहाँ पे 32 को हम लोग 1 से यहाँ पे सल्फर 1 है तो 32 को हम लोग अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही होगा। प्लस थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आया, इक्विवेलेंट मास 49। ठीक है,
तो जब हम लोग को इक्विवेलेंट मास पता चल गया तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ हमारा एसिड का मास कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम, ठीक है, और हमारा इक्विवेलेंट मास कितना आया है, 49। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन मास है सॉल्यूट का 49, उसको इक्विवेलेंट मास जो है 49 उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया, 1, ठीक है। अब जब हम लोग को इक्विवेलेंट मास पता था, जिसके हेल्प से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन ml में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है 500 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 500, ठीक है। और हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, 1, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 500 से, ठीक है। और ml में है तो इसलिए हम लोग उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कितना आया हमारा, नॉर्मलिटी 2n, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी भी एक तरीका है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझ गए हैं कि कैसे हम लोग, अगर हम लोगों के पास एसिड है, बेस है या नॉर्मल एटम्स है, तो कैसे हम लोग नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन के तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सिंपली मोल फ्रैक्शन मतलब हम लोग अगर हम लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है एक पूरा, ठीक है, सपोज कि ये हमारे पास एक पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कुछ सॉल्यूट या सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिसॉल्व हो रहा है, या हम लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन के हेल्प से कि सॉल्वेंट का अमाउंट कितना डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के हेल्प से निकाल सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है या कितना मोल ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो सपोज हम लोग XA को मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XB को हम लोग मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और Na को हम लोग मान लेते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, और Nb को मान लेते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग को XA निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो XA इज इक्वल टू होगा Na बाई Na प्लस Nb, ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूट का मोल है Na और सॉल्वेंट का मोल है Nb, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन के मोल को Na प्लस Nb, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को XA निकालना है इस पूरे सॉल्यूशन में, तो इस पूरे सॉल्यूशन का मोल कितना है, Na प्लस Nb, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है Na, ठीक है, Na का मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे,
Na को डिवाइड कर देंगे Na प्लस Nb से, तो हम लोगों को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग को सॉल्वेंट का निकालना है तो हम लोग Nb को Na प्लस Nb से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग XA और XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों को जब XA और XB को ऐड करते हैं तो वो जो है 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि जब भी XA प्लस XB करेंगे तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को भी समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मिथाइल 60 ग्राम मिथाइल 120 ग्राम वाटर के साथ मिलकर बनाया एक मिलकर बनता है 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल और 120 ग्राम वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में कितना मिथाइल अल्कोहल है और कितना वाटर है, इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो है आगे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर। तो मिथाइल अल्कोहल को ही हम लोग मिथेनॉल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पहले मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हम लोग को मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ मेथेनॉल का मास हम लोग कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है मेथेनॉल का, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। तो फॉर्मूले में 12 कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है। यहाँ 1 कार्बन है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं। तो CH3OH का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग अब मिथेनॉल का मोल निकाल सकते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ हमारा गिवन मास क्या है 60, मॉलिक्यूलर मास क्या निकाले 32। तो 60 को हम लोग 32 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया 1.875, ठीक है, 1.875 मोल। अब दूसरा अब हमारे पास मेथेनॉल का मोल निकल गया। अब हम लोग वाटर का मोल निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वाटर का कितना मास दिया हुआ है 120 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं 120 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास वाटर का हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला के हेल्प से, H2O के हेल्प से। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आएगा 18। हम लोग मोल का फॉर्मूला जानते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 120, मॉलिक्यूलर मास है 18। तो 120 को 18 से डिवाइड किए तो हमारे पास आया 6.667, ठीक है। तो अब जब हमारे पास मिथेनॉल का मोल है और वाटर का मोल है, तो इसके हेल्प से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग टोटल मोल का सम कर लेते हैं, ठीक है। टोटल मोल मतलब कि हमारे पास मिथेनॉल और वाटर का कितना मोल है। तो मिथेनॉल का मोल आया था 1.875 और वाटर का मोल था 6.667, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो गया 8.542, ठीक है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, मिथेनॉल के मोल को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, सॉल्यूशन के मोल से, ठीक है। मतलब कि मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर का जो भी सम होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे मिथेनॉल के मोल को। तो डिवाइड किए तो कितना आया 0.0
0.220। ठीक है, तो मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हमारा इतना हो गया। वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो हम लोग वाटर के मोल को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, तो हमारे पास कितना आएगा 0.780। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के हेल्प से, मोलैरिटी के हेल्प से, नॉर्मलिटी के हेल्प से या मोलैलिटी के हेल्प से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीका था जिसके हेल्प से हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।